हाय, आज हम डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया है और रियल एस्टेट सेक्टर में ये कैसे बूस्ट कर सकता है। एक्चुअली प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के अंदर बेचते हैं तो उससे आए गेन या प्रॉफिट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अगर हम 2 साल के बाद बेचते हैं तो उससे आए हुए गेन या प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। दोनों की ही टैक्स कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। फुल सेल्स ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपने जिस प्राइस पे अपनी प्रॉपर्टी बेची है उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जिस प्राइस में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी गेन या प्रॉफिट आता है उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उतना ही टैक्स आप पर एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी और उसके ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस आया 1 लाख रुपए, तो आपका टोटल सेल्स ऑफ कंसिडरेशन 99 लाख रुपीस ही काउंट होगा और वही प्रॉपर्टी आपने एक 85 लाख रुपीस में खरीदी थी और 3 लाख का उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया था, तो टोटल कॉस्ट आपकी परचेजिंग कहलाएगी 88 लाख रुपीस। सो 99 लाख रुपीस में से अगर 88 लाख रुपीस माइनस करने के बाद आपका जो गेन आता है वो आता है 11 लाख रुपीस। इस 11 लाख को जिस टैक्स स्लैब पे आप आते हैं, मान लेते हैं कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो वो 30% से कैलकुलेट होके 3,30,000 रुपीस की कॉस्ट आपको टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो सेल्स कंसिडरेशन में से ट्रांसफर फीस एक्सपेंस के बाद प्लस इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रोवाइजेशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट और गेन जो भी आता है उसे फिक्स 20% की टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स इंप्रूवमेंट निकालने के लिए हम एक्चुअल कॉस्ट जिस भी प्राइस पे आपने खरीदा था उसे इंडेक्सिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रीइन्वेस्ट कर देते हैं चाहे प्रॉपर्टी के अंदर या स्पेशल बॉन्ड खरीदने के लिए या फिर बैंक में 5 साल के लिए कैपिटल गेन अकाउंट में डाल देते हैं, अंडर द सेक्शन ऑफ 54 EC एंड 54 F से आपको टैक्स एग्जम्पशन लिए जा सकते हैं। दैट मीन्स कि जो 20% फिक्स था उसे 0 भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन क्या है। मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की खरीदी और उसमें आपका ट्रांसफर फीस लगी आपको 1 लाख रुपए, तो आपकी नेट सेल्स कंसिडरेशन वापस से 99 लाख रुपीस ही काउंट होगी। बट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले 65 लाख रुपीस की खरीदी थी तो उसमें इंडेक्सिंग फैक्टर के कारण अब वो प्रॉपर्टी 82,72,000 की काउंट होगी। उसी तरीके से अगर आपने इंप्रोवाइजेशन में 5 लाख रुपए लगाए थे तो आज की तारीख में उस 5 लाख को 5,83,000 रुपीस काउंट किया जाएगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो 10 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली आया, और वो अगर आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपके टैक्सेबल इनकम की लायबिलिटी को 0 भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसकी लायबिलिटी को पे करना भी चाहा तो 20% के हिसाब से 2,00,000 रुपीस ही आपको पे करने पड़ेंगे। इस बात से ये तो समझ में आता है कि
शॉर्ट टर्म के सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुनाफेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज इस टॉपिक को क्यों चुना। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से रियल्टी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्स एग्जम्पशन जैसे 5 साल के लिए टिल फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 2 साल की जगह उसे 1 साल कर दिया जाए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के स्लैब रेट को एप्लीकेबल की जगह एक लो फिक्स टैक्स रेट कर दिया जाए तो बायर और सेलर दोनों को फायदेमंद रहेगा। टीओआई की 22 मई की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 6 वीक्स ऑफ लॉकडाउन में बैंक डिपोजिशन 2.8 लाख करोड़ रुपीस बढ़े हैं। सो इन्वेस्टर के पास पैसा है और वो इस वॉलेटाइल मार्केट में निवेश नहीं करना चाहता, इसीलिए वो एफडी जैसी ऑप्शन को चूज कर रहा है। अगर उसी पैसे को राइट इंसेंटिव देकर रियल एस्टेट सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द रियल्टी सेक्टर। और इसके अलावा जीएसटी, रजिस्ट्री एंड स्टैम्प ड्यूटी को भी कुछ कम कर दिया जाए तो इट विल हेल्प इन जनरेटिंग द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड आल्सो इट विल हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ द मनी। और अगर आपको मेरी ये बात से अगर आप सहमत होते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।